इम्पोर्टेंट बात यह है, आप थोड़े एक्सपीरियंस के बाद जाओ कॉर्पोरेट जॉब करके, या आप सीधे जाओ, आपको सोचना लंबा पड़ेगा। बहुत हाईली टैलेंटेड होता है, बट वो नॉट नेसेसरली समटाइम्स टीम प्लेयर होता है, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होता है। और दूसरी तरफ आपके पास होता है, मे बी ही इज नॉट गिफ्टेड ऑन टैलेंट, but he is decent, he is intelligent, he is sharp, he has a good IQ, etc. But he has a very good attitude. So he is a team player and all of that. आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए दोनों चाहिए होते हैं। He is just built or made for a different role. तो लीडर का काम ये है कि उसको राइट रोल में डालना। लेकिन अगर आपने रोल स्विच कर दिया तब तो सारी टीम ही नाराज हो जाएगी तो काम ही नहीं कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आकर्षण श्रीवास्तव आज आपके सामने लेके आया हूं अमर उजाला पॉडकास्ट पे एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी बनाई। वो आपकी तरह ही कहीं ना कहीं एक आम जिंदगी से जहां पे वो स्ट्रगल कर रहे थे, आज एक ऐसे मुकाम पे आप पहुंचे हैं जहां पे हम सब उनकी जर्नी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सो वेलकम राजेश सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, तो मैं छूटते ही सबसे पहला सवाल जो मेरे दर्शक शायद आपसे जानना चाहेंगे कि मेक माई ट्रिप बनने के बाद तो आपको सब जानते हैं, उससे पहले क्या थे, मतलब अगर कुछ संक्षेप में बताना चाहें तो। हाँ जरूर। तो मेक माई ट्रिप शुरू करने से पहले जैसे आज कोई स्टार्टअप शुरू करता है, वो बहुत सारे लोग स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज कर देते हैं। तो कॉलेज में तो पढ़ाई चल रही है, साथ में एक फ्रेंड मिल गया, वहाँ से आइडिया शुरू हो जाता है, आइडिएशन बिल्डिंग शुरू हो जाती है, और जैसे ही कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हुई तो स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं। जब हमने शुरू किया था 24 साल हो गए, तब ये नहीं हुआ करता था। अच्छा। तब स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना इवॉल्व नहीं था। तो उससे पहले भी जो मेक माई ट्रिप की फाउंडिंग टीम थी, इनफैक्ट फाउंडर वाज दीप कालरा, जिन्होंने शुरू करी है, और साथ में मैं ज्वाइन किया, 2 और को फाउंडर्स ज्वाइन किए। हम चारों प्रोफेशनल्स थे, हम चारों कॉर्पोरेट जॉब्स करते थे। मतलब नौकरी में थे? हाँ बिल्कुल, कॉर्पोरेट जॉब्स करते थे। हाँ, एटीट्यूड यही होगा कि जॉब भी हम ओनरशिप की तरह ही करते थे, लेकिन हम करते जॉब थे। तो मैं एपटेक में था, आई स्पेंट अबाउट 5 years इन एपटेक। इट वाज एन IT एजुकेशन कंपनी। दीप जी में थे, सिमिलरली केयूर और सचिन डिफरेंट कंपनीज में थे, बट सबके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था। तो हमारे को देखा जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे शुरू किया तो थोड़ा आसान था, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस था हमारे पास। हम सारे सीनियर पोजीशंस में काम कर रहे थे, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का एक्सपीरियंस आ जाता है, कुछ आपकी लर्निंग होती है, जो बिजनेस कर रहे थे, जो रोल कर रहे थे, उसमें ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होता है। तो जब अपना शुरू करते हो तो वो एक्सपीरियंस काम आ जाता है। राइट। लेकिन सर इसमें एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि एक डेजिग्नेशन जब आपको मिल जाती है तो आपकी एक लाइफस्टाइल बन जाती है, उतनी सैलरी की इंसान को आदत हो जाती है, वो छोड़ के एकदम से कूद जाना स्टार्टअप में, वो भी 23 साल पहले, तो कुछ ना कुछ तो लोगों ने तो बोला ही होगा ना, मत करो। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बहुत हुआ ये, वो शुरू करते भी हुआ, और पहले 5 साल जब कुछ हो नहीं रहा था, पहला फेज जो स्टार्टअप का होता है हमेशा ऐसे ही होता है। इट स्टार्ट्स इजी एंड थोड़ा टेक ऑफ करते करते टाइम लगता है। और जब हमने शुरू किया था तो डिजिटल इकोसिस्टम बना ही नहीं हुआ था। तो बैंडविड्थ नहीं थी, नैरो बैंडविड्थ थी, पेमेंट गेटवे सिस्टम नहीं थे, हमने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना था, तो इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत लो थी। तो पहले 5 साल में बहुत स्ट्रगल थी। तो ड्यूरिंग दोज 5 years जो आपने अभी बोला, यू राइटली पॉइंटेड आउट, हमेशा डाउट रहता है सबके माइंड में, पीयर प्रेशर आता है, फैमिली प्रेशर आता है, फ्रेंड्स से प्रेशर आता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। राइट, बिल्कुल सही। कि भाई आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे हो, बिकॉज आप प्रोफेशनल थे, यू हैड रीच्ड अ पर्टिकुलर लेवल, तो वहाँ से तो ग्रोथ ही होनी थी। तो आप ग्रोथ रुक गई सडनली, अब आप अपना काम शुरू कर लिया, तो फिर ये कैसे, और वो तो टेक ऑफ भी नहीं हो रहा है, तो ये कैसे चलेगा। तो वो बहुत प्रेशर होता था कि क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो कुछ और कर लो। अब उसमें होता ये है कि अल्टीमेटली
अगर आप इफ यू लुक बैक एंड यू स्टार्ट टू एनालाइज इट, आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू योर सेल्फ बिलीफ। आपको विश्वास तो कितना है? आपको अपना आत्मविश्वास कितना है, कितना कन्विक्शन है अपने मॉडल पे, अपने आइडिया पे। तो हमारे को ये था, पूरी टीम को, पूरी फाउंडिंग टीम को ये था कि हमारे को ये डाउट नहीं था कि ये कभी टेक ऑफ नहीं करेगा। ओके। हमारे को ये था कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, अभी आज नहीं किया है तो थोड़ा सा हमें लगे रहना पड़ेगा और इवेंचुअली इट विल टेक ऑफ। ये डाउट नहीं था कि कुछ बिजनेस मॉडल में खराबी है या आइडिया में खराबी है, बट मेहनत बहुत थी। क्योंकि उस समय की बात हम कर रहे हैं, 23 साल पहले की बात जो कर रहे हैं, तब तक पेपर टिकट होते थे। राइट। मतलब वो ई टिकट्स भी नहीं होते थे तब। और जहाँ तक है कि 23 साल पहले शायद हवाई जहाज से भी लोग कम ही सफर हाँ, करते बहुत थे। कम करते थे। पहला लो कॉस्ट कैरियर एयर डेक्कन आया था, राइट। एंड तब जाके 2005-6 में स्काई स्टार्टेड ओपनिंग अप। राइट। फिर IRCTC आया, रेलवे बुकिंग ऑनलाइन शुरू हुई। बिकॉज रेलवे ऑनलाइन बुकिंग जो रेलवे बुकिंग आपको याद होगा बहुत पेनफुल होती थी, लाइनों में खड़े होकर रिजर्वेशन ऑफिस के बाहर, और जब पहुंच भी गए वहाँ पे रिजर्वेशन विंडो में, पेपर लेके जाते थे, जमीन में सो जाते थे, वहीं पे काउंटर खुलता था, फिर लाइन पे लग जाते थे। एग्जैक्टली। और वो भी ये गारंटी नहीं होती थी कि जब आप पहुंचे हो काउंटर पे आपको कंफर्म टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राइट। और आज ये हालत है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। अब आज अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे रेल बुकिंग करोगे तो वेट लिस्टेड पैसेंजर के लिए कंफर्म प्रोडक्ट है, तो जिसमें हम ट्रिप गारंटी कर रहे हैं कि आप टिकट बुक कराओ और साथ में वेट लिस्ट प्रोडक्ट खरीदो तो आपको ट्रिप गारंटी है। Okay. So, you know, because of the data and data science behind it, we've been able to predict the probability of waitlist confirmation. और वो अगर confirmation नहीं हुई तो हम we are putting skin in the game, कि उसमें ये है कि आपको कस्टमर को तो ट्रिप गारंटी कर देंगे, हमारा भले लॉस हो या प्रॉफिट हो वो बाद में देखेंगे। अच्छा। हाँ। तो सर लेकिन इतनी बोल्ड डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं से ये कॉन्फिडेंस तो लेना पड़ेगा ना कि मेरी टीम और मेरा जो पूरा इकोसिस्टम है मुझे सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे मैं अभी आपके ही ऑफिस में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्टार्टअप के ऑफिस में हूँ, क्योंकि सब इट इज वेरी वाइब्रेंट, कलर्स है, फील, लुक एंड फील, वाइब से पता चल जाता है। लेकिन है 23 साल पुरानी कंपनी, तो अभी क्या किस माइंड स्टेट में है आप लोग? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक होता है, इसको हम हमेशा अपने यहाँ बोलते हैं, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल फॉर मेक माई ट्रिप वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस। एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है। एक आप अपनी कंपनी चलाते हैं, आपको भी आइडिया होगा कि अगर जब आप अपना काम शुरू करते हो ना, अगर वो पैशन और ओनरशिप आप ऐसे सोचो कि ये मेरा ही काम है। अब बहुत सारे लोग जब जॉब करते हैं तो वहाँ भी ये एटीट्यूड हो सकता है, बट वो विली नीली होता नहीं है एटीट्यूड। वो ये हो जाता है कि यार चलो मेरे को 9 to 6 जॉब करनी है, दिस आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मी, आई एम गेटिंग सैलरी और आई एम गेटिंग पेड फॉर इट, राइट। जब आप स्टार्टअप में आ जाते हो एनवायरनमेंट में, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी और चैलेंज ये होता है कि आप कैसे माइंडसेट को अपना, तो आप जब शुरू करोगे ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से शुरू करोगे, बट उसको सस्टेन कैसे करना है। जब आप कंपनी स्केल करते रहते हो, बढ़ती जाती है, लोग आते रहते हैं, उस समय हमने हैंडफुल ऑफ पीपल हैड स्टार्टेड मेक माई ट्रिप। आज माशाल्लाह 3 ब्रांड्स हैं और 3500 एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो जब इतना स्केल हो जाता है तो फिर उसको आप कैसे माइंडसेट ऐसे रखो कि पूरी कंपनी में वो वाइब्रेंसी बनी रहे, और वो ओनरशिप, सारे ऐसे काम करें विद पैशन एंड हंगर एज इफ दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस। एब्सोल्युटली। तो मतलब एक जो राजेश जी का पॉइंट है, अगर हम उसको समझ सकें, इनिशियली बहुत अच्छी एनर्जी है, फिर नीचे आता है इंसान और फिर वहाँ पे रह जाता है, तो उसको ऊपर वापस लेके जाना एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ता है, एक ही काम को बार बार करते रहे। नहीं, ये मैसेज डिलीवर करते रहना पड़ता है। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देना पड़ता है जहाँ पे सारे एम्पावर्ड फील करें, सारे फ्री फील करें। जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक चीज़ होती है कि आपने अगर मान लो जो भी रोल कर रहे हो तो आपको एक आइडिया आया, तो हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि आपको यू शुड एक्सपेरिमेंट दैट आइडिया। आपको वेबसाइट बनी हुई है, आपकी ऐप अवेलेबल है, कंज्यूमर सेट आ रहा है आपके पास, आपको एक फीचर टेस्ट करना है, आप टेस्ट करो, आप लाइव टेस्ट करो। एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है कि आपको पूरा
प्लेटफॉर्म डिस्टर्ब नहीं करना है, एक पॉकेट में एक साइज ऑफ ट्रैफिक को लेके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो हम इनकरेज करते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करो, लर्न करो और फिर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो। तो वो एक, जब तक ये एक एनवायरनमेंट ना प्रोवाइड किया जाए, जब तक ये फ्रीडम ना दी जाए, जब तक एक इनकलकेट ना की जाए हैबिट के रिस्क टेकिंग एबिलिटी से आप सीखोगे और फिर प्रोडक्ट इम्प्रूव करोगे, वो एक चीज़, वो उसको आपको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ता है। परफेक्ट। सर, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि खासकर जब थोड़ा लॉन्ग वीकेंड पड़ता है तो दिल्ली वाले खासकर ये गाड़ियां उठाते हैं और भाग जाते हैं पहाड़ों की तरफ, लेकिन वहां पे वो पहाड़ों में पहुंच नहीं पाते और वीकेंड खत्म हो जाता है। लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए अब उत्सुक हैं, उनको चाहिए कि हम बस थोड़ा सा छुट्टी मिले और जाए यहाँ से। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी प्रमोट कर दिए कि बीच में अगर एक दिन है तुम ये छुट्टी ले लो और उधर चले जाओ। अब क्योंकि छुट्टी और ट्रैवल, तो वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आएगा, आपका नाम आएगा। तो आपको क्या लगता है, ये एकदम से कुछ रिवेंज ट्रैवल हो रहा है कि कोविड में लोगों को बंद कर दिया गया तो अब वो खुले हैं, कि ये बढ़ेगा, कि अब बस थोड़ी सी स्टीम है और नीचे चली आएगी? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, दो तीन चीज़ें हो रही, कुछ परमानेंट हैं, कुछ टेम्पररी है। जैसे आपने रिवेंज टूरिज्म की बात करी, तो कमिंग आउट ऑफ कोविड जब इमीडिएटली वापस आए, आप 2 साल रहे, and you went through that experience, that was obviously not a great experience that everyone went through, right? I mean, people were fearful and all. अब जब वापस आए तो आपको थोड़ा अनवाइंड तो करना था, तो आपको फिर वो रिवेंज टूरिज्म शुरू हुआ, पेंट अप डिमांड शुरू हुई, तो वो तो हुआ। लेकिन उससे एक परमानेंट चेंज ये भी हुआ कि जैसे वो एक्सपीरियंस 2 साल ऐसा अनप्रेसिडेंटेड था कि लोगों की थिंकिंग थोड़ी थोड़ी चेंज शुरू हो गई। तो ये हो गया कि अगर लाइफ में बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं, तो वाई कांट वी जस्ट गो आउट एंड एक्सपीरियंस मोर, वाई कांट आई गो आउट एंड एंजॉय मोर एंड सो ऑन। तो उस चक्कर में ये एक परमानेंट चेंज हो रहा है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 20 साल पहले चले जाओ एंड हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद चेंज होता है, बिकॉज कंट्री डेवलप कर रहा है, तो आपकी इनकम्स भी राइज करती हैं। तो वो जब इनकम राइज करती है, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होती है, तो यू आउट ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम यू वांट टू स्पेंड मोर, एंड व्हेन यू स्पेंड मोर यू ऑब्वियसली वांट टू स्पेंड मोर ऑन एक्सपीरियंसेस। अब विद इन द एक्सपीरियंस सबसे पहले ट्रैवल आता है, फिर एंटरटेनमेंट आती है, फिर डाइनिंग आती है, डाइनिंग आउट आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तो ये एवोल्यूशन होता है, नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ द कंट्री है। आप डेवलपिंग स्टेज से अंडर डेवलप से डेवलप्ड स्टेज पे पहुंचोगे तो ये एवोल्यूशन होती रहेगी। अब अगर आप, इफ़ यू टेक योर माइंड बैक, लेट्स से 20 years ago और 15 years ago, तो तब छुट्टी होती थी साल में, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन, और वहाँ पे भी टेंडेंसी यही होती थी कि अपनी नानी घर चले जाओ जी। मतलब अब किसी भी फैमिली के यहाँ चले जाते थे, वहाँ 15 दिन की छुट्टी मना के घर आ जाओ। बिल्कुल। अब ये सारा ट्रेंड परमानेंटली चेंज हो गया जी, और अक्रॉस द बोर्ड हो गया। ये ऐसा नहीं है कि टॉप 10 सिटीज़ में हुआ है, ये बियॉन्ड टॉप 10 सिटीज़ भी चला गया, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ भी हो गया। अब ये टेंडेंसी है कि एक तो नंबर ऑफ ब्रेक्स ज़्यादा लेंगे। आपने ये वीकेंड की बात करी, वीकेंड गेट अवे, स्टेकेशन, ये सब बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड हो गया। और ये खाली दिल्ली से नहीं है, अब किसी भी मेट्रो सिटी से ले लो, अब वो विद इन द 100-150 किलोमीटर डिस्टेंस, मोटरेबल डिस्टेंस, आप गाड़ी उठाई या गाड़ी हायर करी, तो आप यहाँ कनेक्टिंग फ्लाइट ली, आप बहुत सारी शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स चल गई हैं, तो आप गए, 2 दिन वीकेंड मनाया और तीसरे दिन वापस आ गए। या आपका लॉन्ग वीकेंड है तो आपने एक्सटेंड कर लिया। आजकल थैंक्स टू कोविड हाइब्रिड वर्किंग एटमॉस्फेयर भी चल रहा है, कंपनीज भी अलाउ कर रही हैं, तो वर्केशन के साथ एक स्टेकेशन के साथ एक वर्केशन भी हो रहा है कि आपने लेजर भी हो गया, तो साथ में वहाँ से काम भी कर लिया, अगर मुझे जूम पे कॉल अटेंड करनी है तो वो भी कर ली। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है सिस्टम में। बट एक कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसमें ये ज़रूर चेंज आ गया है कि अब पहले जो 1 छुट्टी लेते थे या 1.5 छुट्टी 1 साल में लेते थे, अब वो 3.5 छुट्टीज़ हो गई हैं ऑन एन एवरेज। अब ऑन एट अ पीक लोग 5-5, 6-6 छुट्टियाँ भी और ब्रेक्स भी ले रहे हैं। अब उसमें शॉर्ट टर्म ब्रेक है, उसमें लॉन्ग टर्म ब्रेक है, उसमें बच्चों के साथ ब्रेक है, फ्रेंड्स के साथ ब्रेक है, हस्बैंड वाइफ गोइंग टुगेदर, कपल ट्रैवल है, सोलो ट्रैवल है, सब तरह के ट्रेंड, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूज केसेस आर इमर्जिंग।
इसके साथ एक चीज़ और ये भी हो गई है कि टेंडेंसी टू एक्सप्लोर न्यू डेस्टिनेशंस। तो जैसे ही कोविड से बाहर निकले एंड पिछले 10 साल में ये भी हो गया है कि इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो गया। अब वो बहुत इम्प्रूव हो गया तो वो कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गई है। तो कनेक्टिविटी इम्प्रूव होने के साथ साथ नाउ यू फील लाइक ट्रैवलिंग। सर इसमें एक मतलब जो मुझे मेरे बचपन से याद है, बड़ा इम्पोर्टेंट माइंड शिफ्ट, वो माइंडसेट चेंज हुआ है। राइट। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। जैसे पहले जब मैं लखनऊ में था, हम बच्चे थे तो कोई हवाई जहाज निकलता था तो हवाई जहाज के पीछे भागते थे, वो देखो हवाई जहाज है। क्योंकि हमें लगता था कि ये पता नहीं इससे कहीं बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। और कोई बड़ा होटल जैसे 5 स्टार हो जाता है, ताज के सामने से हम निकलते थे तो ये कभी लगता नहीं था ये हमारे लिए है। बोला था ये तो बड़े लोग इसमें जाते हैं, हम तो ठीक है हम जहाँ जाते हैं। बट नाउ अगर आप देखें तो क्योंकि अच्छा ऐसा नहीं कि तब हम गरीब थे, तब हम मिडिल क्लास में थे और अभी भी मिडिल क्लास में ही है, लेकिन अब हमारा माइंडसेट चेंज हो गया। अब हमको लगता है कि यार चलो एक बार खाना खा के तो देखते हैं वहाँ पे कैसा होता है। नहीं, ठीक बात। तो ये नहीं, माइंडसेट भी चेंज हो गया, आप ठीक कह रहे हो और बहुत अच्छी एग्जांपल दी। माइंडसेट भी चेंज हो गया, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ गई। जो आपको प्रोडक्ट, अब उस समय जो एयर ट्रैवल होता था जिस समय की आप बात कर रहे हो, तो वो प्रीमियम माना जाता था, एक्सपेंसिव होता था, आउट ऑफ रीच होता था, बिकॉज 1-2 एयरलाइंस थी तो ज़्यादा एयरलाइंस नहीं थी, सप्लाई नहीं थी, इनकम लेवल्स भी उतने नहीं थे, राइट, डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो उन सब फैक्टर्स की वजह से इट यूज्ड टू बी अ प्रीमियम प्रोडक्ट। तो ये कि जी भाई एयर ट्रैवल करना है तो व्हेन विल आई फ्लाई एंड सो ऑन, मेरा एस्पिरेशनल था। आज आप T1 में चले जाओ दिल्ली के एयरपोर्ट में, आधा घंटा घुसने में लगता है और अंदर चले जाओगे तो ISBT की तरह है। तो मतलब इतनी क्राउड है कि सारे अफोर्ड कर पा रहे हैं ट्रैवल करना। अब कन्वीनियंट इतना हो गया है, अब यू कैन अफोर्ड इट नाउ। तो एंड इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक यू सेड, राइट, माइंडसेट चेंज हो गया कि अगर मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है और अगर मेरे को एफिशिएंटली ट्रैवल करके अगर मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा या 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा और शाम तक वापस आ जाऊंगा तो मेरा बिजनेस ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। सर अनएम्प्लॉयमेंट या लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको बोल रहे हैं, वो देश में हमेशा से समस्या रही है या दुनिया में हमेशा से रही है। अब जैसे हम लोग की बातचीत हो रही है, लोगों के पास देने के लिए पैसा है, लोग घूमना चाहते हैं और इंडस्ट्री भी बड़ी हो रही है। तो अगर मैं एक यंगस्टर हूँ, मेरे इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कि अगर मुझे आपसे सीख के आपके ही सेक्टर में कुछ करना हो तो मैं क्या करूं एज अ बिजनेसमैन, छोटे लेवल पे शुरुआत करनी हो अगर मेरे पास बहुत कैपिटल नहीं है। हाँ, ठीक। दूसरा, अगर मुझे टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री या इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें नौकरी चाहिए तो मैं अपने आप को किस तरीके से तैयार कर सकता हूँ। तो ये सवाल के 2 हिस्से हैं। नहीं, अच्छा सवाल है। तो पहले सवाल पे पहले तो बात करते हैं। आज ये रीसेंट ट्रेंड है एंड इमर्जिंग ट्रेंड है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल रही है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में। एंड आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, बट होम स्टेज जो है, राइट सर, एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। होम स्टेज जो है, एंड खासकर जब आपने बोला कि कैपिटल कम है, रिसोर्सेज कम है, और हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होता है। अब ज़रूरी नहीं है आपके पास यू आर फ्लश विद फंड्स। जब आपको बिजनेस शुरू करना होता है तो फ्रूगली शुरू करना होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ। लेकिन ये एक होम स्टेज कैटेगरी इमर्ज हो रही है जो बहुत प्रॉमिसिंग है, जिसमें आपको क्या करना है। मान लो आपके पास एक अपना घर है, पुराना पेइंग गेस्ट कॉन्सेप्ट है, और उसमें एक एक्स्ट्रा रूम है या 2 एक्स्ट्रा रूम है, आप उससे ही शुरू कर सकते हो, एज स्मॉल एज दैट। और उसमें आपने अगर मान लो हमारे प्लेटफॉर्म पे दे दिया तो वो we will start sending guests to you, right? And then you start earning, and then slowly and gradually that you can expand, right? There are now many such houses available जो लोगों के secondary homes हैं, और उनको मैनेजमेंट करने के लिए कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर चाहिए, कोई ना कोई छोटा आउटफिट चाहिए, कंपनी चाहिए। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अब उस स्पेस में देख रहे हैं, राइट, कि जी आप अगर मान लो मैंने 4-5 होम स्टे से शुरू किया, उनको लिया, एग्रीगेट किया,
रेवेन्यू मैनेजमेंट करी, प्लेटफॉर्म पे दिया, कंटेंट इंप्रूव किया, उनको मैनेज किया कस्टमर के एक्सपीरियंस पे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने केयर टेकर रखा, सिक्योरिटी दी, किचन इक्विपमेंट रखे, एंड प्लेटफॉर्म लाइक मेक माई ट्रिप आपने होस्ट किया और आपको बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। सर इसको थोड़ा मैं समझना चाहूँगा आसान भाषा में दर्शकों के लिए। हाँ। कि मान लीजिए मेरा एक पुराना मकान है अयोध्या में, राइट, एक लखनऊ में है, एक देहरादून में है, मेरे पेरेंटल प्रॉपर्टी है, या मैं किसी के पास गया उसे लीज पे ले लिया, मेरा है भी नहीं तब भी चलेगा, उसको मैंने थोड़ा अच्छा टेस्टफुली डेकोरेट कर दिया, रिफर्निश कर दिया, अच्छा कर दिया। अब मैं आपको या आपकी कंपनी को अप्रोच कर सकता हूँ कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे उसको लिस्ट कर लें, बिल्कुल, और आप हमें वहाँ पे गेस्ट भेजना शुरू कर देंगे, बिल्कुल, और उसका जितना लेट्स से मॉडर्न सिस्टम होता है या बिलिंग सिस्टम होता है, वो होता है वो हम आपकी कंपनी का यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, you couldn't have put this better। एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, अब जो हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग का प्रोसेस है वो इतना आसान है कि आप उसको बस खुद ही, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। अच्छा, वो आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहाँ पे एक होस्ट सेक्शन है, और वहाँ जाइए, आप उसमें प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे ऑनबोर्ड करनी है प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी ऑनबोर्ड करो, अपने डिटेल्स दो, प्रॉपर्टी की डिटेल्स दो, पिक्चर्स दो, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उसके बाद प्रॉपर्टी लिस्ट हो जाती है। अच्छा, तो वो भी बहुत आसान प्रोसेस है। सो दिस इज़ वन। तो आज जो भी लोग ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर उनको ये चीज़ नहीं पता थी तो आप इसमें भी थोड़ा सोच सकते हैं, बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी तो आपकी खुद की रहेगी और आप कहीं ना कहीं उससे कमा सकते हैं, और रेंट पे चढ़ाने से बेटर ही ROI निकल जाएगा, रिटर्न बेटर आएगा। और आपने ये पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन की बात करी, अयोध्या है या वाराणसी है या और हैं, वहाँ पे बहुत इमर्जिंग ट्रेंड है ये। क्योंकि क्या है कि बहुत सारी जगह पे ज़रूरी नहीं है, आप अगर उत्तराखंड हिल्स में चले जाओ फॉर एग्जांपल, तो आपके पास बहुत ऐसा नहीं है कि रिमोट लोकेशन पे चले जाओगे तो होटल्स मिल जाएंगे। तो जहाँ पे लोकेशंस में होटल्स नहीं है, वहाँ पे ये इंडस्ट्री इमर्ज हो रही है। राइट। और दूसरी एग्जांपल बड़ी अच्छी ये भी है, जैसे गोवा की एग्जांपल लो, इतने सारे हाई एंड विलास बन रहे हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और विलास बना रहे हैं। अब विलास को मैनेज करने के लिए आपको चाहिए, तो वहाँ पे वो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी निकल रही है। राइट। Then people are saying, okay, I will aggregate all these villas, and then I will, sort of build business out of it. List it and then generate revenue out of it. सर दूसरा सवाल पे आप so, दूसरा सवाल है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जी, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री अगर आप देखो, द वे इट इज ग्रोइंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, अगर हम कोविड का पीरियड निकाल रहे हैं, कोविड से पहले और कोविड के बाद भी, और मैं अभी पहले जो बता रहा था कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज सो मच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग इन द कंट्री, इट हैज़ बीन ग्रोइंग एट हाई सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। तो जब इतनी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो नेचुरली है कि इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और बहुत सारे डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। आप एविएशन इंडस्ट्री देख लो, आप एयरपोर्ट इंडस्ट्री देख लो। आज अगर 150 एयरपोर्ट हैं और कल 220 एयरपोर्ट्स हो जाएंगे, आप इमेजिन करो कि एयरपोर्ट में हर तरह की जॉब चाहिए आपको। स्किल्ड चाहिए, स्पेशलाइज स्किल चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, जेनेरिक चाहिए, हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली ट्रैवल कंपनीज में हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, सेल्स फंक्शन की अपॉर्चुनिटी है, मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी है, फ्रंट ऑफिस की अपॉर्चुनिटी है, एंड सो ऑन। राइट, एविएशन में ऑफ कोर्स क्रू की अपॉर्चुनिटी है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चले जाइए, आपको F&B की अपॉर्चुनिटी है, आपको फ्रंट ऑफिस की अपॉर्चुनिटी है, ऑपरेशंस की अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे रोल हैं। तो एंड बहुत इंटरेस्टिंग जॉब्स हैं, ल्यूक्रेटिव जॉब्स हैं। The challenge that has happened or the industry is facing right now is, and that's thanks to COVID. कोविड की वजह से बिकॉज इंडस्ट्री वेंट थ्रू दैट बैड पैच, तो सबको थोड़ा सा नर्वसनेस हो गई कि ये, और इनसिक्योरिटी हो गई कि ये इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म स्टेबल है कि नहीं। जबकि किसी भी आप डिफरेंट इंडस्ट्री में देखोगे ये फेजेस आते रहेंगे, तो उस फेजेस को आप कभी भी परमानेंट नहीं समझना चाहिए। वो उसकी वजह से आज इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, क्योंकि अब थोड़ी टैलेंट की कमी हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अच्छा। हर जगह थोड़ी सी क्वालिटी इश्यूज आपको ये पीछे अभी रिसेंट पास्ट में दिस न्यूज़ वाज आउट राइट दैट
there is shortage of pilots because there are more planes coming in and so on and so forth. वो इसकी वजह से यहाँ shortage of crew staff in the airlines, and that was only because or shortage of, let's say, hospitality industry में shortage of staff in the hotels, operation staff and all that, because वो 2 साल में insecurity हुई, कुछ लोगों की jobs भी गई because it was a bad phase. तो उस वजह से वो थोड़ा सा इंटरेस्ट इन द इंडस्ट्री कम होना शुरू हो गया, जबकि अब इट इज़ पिकिंग अप नाउ, बट इट इज़ पिकिंग अप नाउ, इट्स एट इट्स पीक. बट वो फेज़ को अगर हम भूल जाएं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड बहुत बड़ी पोटेंशियली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी है दैट दिस इंडस्ट्री ऑफर्स. तो सर ट्रैवल इंडस्ट्री से हटकर अब मैं आता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें आपसे जानने में जो अक्रॉस इंडस्ट्री, अगर मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं. पहली चीज़ सर जो मैं समझना चाहता हूँ लीडरशिप स्किल्स के ऊपर है. क्योंकि आपने जैसे बोला 4 लोगों ने मिलकर आप लोगों ने मेक माई ट्रिप जैसी संस्था की बुनियाद रखी है और अब 3500 लोग से ज़्यादा हैं, 3500 प्लस. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सही किया होगा. वो क्या सही किया आपने सर? तो ये ना जर्नी जब शुरू होती है, जब आप when you start the journey, of course you have an idea and you have some sort of playbook in your mind कि आपने शुरू कैसे करना है, कैसे जर्नी शुरू करेगी, कैसे स्केल करेंगे and so on. बट रियलिटी ये है कि आप along the journey सीखते रहते हो जी. तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस आइडिया से सोच के गए कि हम ऐसे करेंगे वो सारा ऐसे ही प्ले आउट हो जाए. कभी कोई वेरिएबल हो जाता है, कभी कोई मैक्रो फैक्टर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो आपको ऑन द फ्लाई चेंज करते रहना पड़ता है अपनी थिंकिंग. तो सबसे बड़ा लेसन जो हमारा ओवर द इयर्स है एट मेक माई ट्रिप इज़ दैट यू हैव टू बी कंटिन्यूसली इन अ डिस्कवरी मोड और अ लर्निंग मोड. आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक तो मुझे सब पता है, दैट आई नो इट ऑल काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, क्योंकि वो पता नहीं होता है रियलिटी में. सही बात है. आप जब आपको हम हमेशा ये यूज़ करते हैं कि आज की डेट में एक यंगस्टर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज एज यू इवॉल्व आपकी थिंकिंग, आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते रहते हैं, आप उनको अप्लाई करते रहते हो बिजनेस में, फिर कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है, आप उसको भी एम्बाइब करते हो, फिर वो generational change आ जाता है, तो then you start learning from them also, right? So the if you are able to keep your attitude, a learning attitude all the time, thinking that जैसे अब हम कंज्यूमर बिजनेस में, डायरेक्ट कंज्यूमर बिजनेस में, आप कैसे प्रोडक्ट इम्प्रूव करोगे अपना? आपको प्रोडक्ट इम्प्रूव करने से आपको यू विल हैव टू कीप योर माइंड ओपन टू लिसन टू द कंज्यूमर फर्स्ट. आप जब तक कंज्यूमर की इंसाइट्स नहीं लोगे, आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव कभी नहीं हो सकता है. बिल्कुल ठीक है. आपने अगर बोर्डरूम में बैठ के डिसाइड कर लिया कि हम चारों बैठ के प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे और दैट विल बी लाइट बाय द एंटायर यूनिवर्स, वो होता नहीं है कभी भी. अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा. मैं रियल टाइम दर्शकों के लिए पूछना चाहता हूँ, अगर आपको याद आए तो कोई भी ऐसी आपको मेमोरी हो ऐसा, या कोई ऐसा इंसिडेंस आप शेयर करना चाहें जहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई और फिर आप लोगों ने मिलकर उसका सोल्यूशन निकाला? कुछ भी प्रॉब्लम तो कोई कमी नहीं थी. अच्छा. स्टार्टअप में जब आप कंपनी चलाते हो प्रॉब्लम्स की कभी कमी नहीं होती है, चैलेंजेस आते ही रहते हैं और हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी की तरह से अगर ट्रीट करो तो चैलेंज से निकल जाते हैं. अब सबसे बड़ा चैलेंज तो कोविड ही था ना. हाँ, बिल्कुल. तो 2 साल कोविड में आप देखो क्या इंडस्ट्री का हाल हुआ. एवरी कंपनी which was part of this industry suffered a lot. Absolutely. अब हमारी अगर बात करो, हम लिस्टेड कंपनी थे, यूएस में हम लिस्टेड हैं, हम लोगों का द स्केल ऑफ आवर रेवेन्यू और द टोटल ग्रॉस बुकिंग वैल्यू एनुअलाइज $8 बिलियन थी. उसमें रफली अबाउट $2 बिलियन हमारी क्वार्टरली थी. जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद वाले क्वार्टर में 95% से ड्रॉप हो गई थी. 95% से ड्रॉप हो गई थी, 5% बची थी. तो एक क्वार्टर में कोई रेवेन्यू नहीं थी, मतलब 5% वाज नथिंग. आई मीन इट वाज एन अर्निंग क्वार्टर विदाउट एनी अर्निंग लिटरली. अब वहाँ से अगर आप देखो, उससे बड़ा तो क्राइसिस कोई नहीं हो सकता. बिल्कुल. एंड यू हैव सो मेनी पीपल वर्किंग विद यू एंड सो ऑन, राइट? एंड देन एक तो लोगों का भी क्राइसिस था, हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस था, रिसोर्सेज का क्राइसिस था, बिजनेस डाउन हो गया.
तो वो तो बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे ऐसे जब हमने शुरू किया था तो 9/11 हो गया था, तो लोगों ने कहा कि यार हम तो प्लेन में ट्रैवल ही नहीं करेंगे, बिकॉज 9/11 वाज अ हॉरिफाइंग टेररिस्ट अटैक दैट हैपेंड, राइट। आई थिंक अगर आप देखो तो लर्निंग एक ओवर द इयर्स ये भी है कि पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है। तो वो आप कोविड में भी ये माइंडसेट हो गया था कि ट्रैवल नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम है, लेट्स जस्ट स्टे कन्फाइंड टू द बाउंड्रीज, के पता नहीं बाहर गए तो वायरस विल हिट यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे ही रिकवरी शुरू हुई, कोविड स्टार्टेड वीनिंग आउट, तो आप देखो अब वापस आपने अभी थोड़ी देर पहले हम रिवेंज टूरिज्म की बात कर रहे थे, पेंट अप डिमांड की बात कर रहे थे, सब वापस आ गए। तो वो पब्लिक मेमोरी शॉर्ट बिकॉज लाइफ हैज टू गो ऑन, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। जी मुझे एक बात बताइए, अब आप एक कंपनी चला रहे हैं, $10 बिलियन की कंपनी चल रही है, अच्छी खासी, सब बढ़िया चल रहा है, और एकदम से एक दिन आता है जो आपके हाथ में नहीं है, आपको लगता है कि अब से लॉकडाउन लग रहा है, ख़त्म, ठीक है। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ को फाउंडर ऑफ अ कंपनी, पहला थॉट क्या हिट करता है? मतलब जैसे मान लो वो तो कि अगर मैं समोसे बनाता हूँ और समोसा ही बैन हो गया कंट्री से तो अब मैं क्या सोचूंगा? मैं तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू नहीं देखो, उसमें क्राइसिस में क्या होता है, अब क्राइसिस हो गया तो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, राइट। तो आप सोचोगे कि ओ शिट व्हाट हैपेंड, राइट। आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ये होती है, एंड वो भी ओवर द इयर्स लर्निंग हो जाती है, व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस मिनी क्राइसिस, यू गॉन थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, तो आप सीखते हो। तो उसमें बेसिकली अगर हम पीछे जाके देखूंगा और एनालाइज करूंगे क्या दिखाया होगा, तो वो रेजिलियंस होती है। तो वो पैनिक करने से कुछ होता नहीं है कि अगर मान लो क्राइसिस आ गया और आपने पैनिक कर दिया और हाथ पैर फूल गए कि भाई अब करेंगे क्या, तो फिर सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो फिर वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फोर्सफुली दैट हाउ डू आई नाउ स्टार्ट टू कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस, कैसे सोल्यूशन की तरफ सोचा जाए। अब मे बी आई एम ट्राइंग टू मेक इट साउंड वेरी सिंपल, जब आप करते हैं इट्स इजियर सेड देन डन, बट अगर आप अपने जब करके निकल आते हैं और जब आप पीछे देखते हैं ना मैंने कैसे किया, तो फिर ये लर्निंग निकलती है। तो मैं सुनेगी फिर अब मेरे ख्याल से आपके सामने कोई बिजनेस प्रॉब्लम आएगी भी, तो आप कहते हैं यार कोविड से निकल गए तो उससे भी निकल जाएंगे, सो दैट बिकम्स अ माइलस्टोन फॉर यू। इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि अगर आपने फोकस एक्शन पे रखा, अगर आपने फोकस सोल्यूशन पे रखा, तो कोई ऐसी दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है कि सोल्यूशन नहीं निकल सकता। तो सोल्यूशन निकलेगा ही, सिर्फ ये है कि एफर्ट लगेगा, एंड यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम इट, एंड कोशिश यही करनी चाहिए कि उस समय सारी टीम इकट्ठी हो जाती है, ऑल हैंड्स ऑन डेक हो जाते हैं, वी ऑल कम टुगेदर। थैंकफुली हमारा कल्चर ऐसा है कि सारे वी ऑल गॉट टुगेदर एंड वी स्टार्टेड फिगरिंग आउट क्या करना है। तो एक तरफ क्राइसिस मैनेजमेंट चलता रहा, एक तरफ हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहे, जो आज हमें हेल्प कर रहा है। तो वो अगर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट करेंगे, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, कल्चरली स्टार्टअप और फंड रेस करना और वीसी से मिलना, उनको प्लान दिखाना, ये सब यूएस में तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से 10 साल 15 साल पुरानी चीज़ है। आपने 23 साल पहले इसको किया, तो ये क्या मतलब कैसे आया आपके दिमाग में? अगेन 2 सवाल हैं मेरे इसमें, कैसे आया? नंबर 2, इसका अंत कहाँ तक है? क्योंकि जैसे आप तो एक सक्सेसफुल कंपनी बना लेंगे और अभी आप बना ही रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा भी चल रहा है कि खाली फंड रेट्स करना ही एक एंड गोल बन गया है, तो वो एक थोड़ा इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। जब हमने शुरू किया था तो ये जो वीसी इकोसिस्टम है या कैपिटल इकोसिस्टम है बहुत कम था। तो ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में था, यूएस से थे, यूएस के फंड्स थे, बिकॉज उनको ये कॉन्सेप्ट आता था जी। तो वो फंड्स वहाँ के कुछ ग्लोबल फंड्स थे, उन्होंने इंडिया अपॉर्चुनिटी देखी तो वो धीरे धीरे आना शुरू किया, राइट। तो अब वो जैसे जैसे सक्सेस स्टोरीज निकलती गई जी और इंडिया ओवरऑल डेवलप करता गया, तो ये इकोसिस्टम भी डेवलप करता गया। तो ये एक बार सर्कल शुरू होता है तो वो इकोसिस्टम डेवलप करता है कमिंग विद द सक्सेस स्टोरीज।
तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंक्रीज होने शुरू हो गए, विद इन दोज नंबर ऑफ स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज निकलनी शुरू हो गई, तो उससे इवॉल्व हो जाता है। अब जब बहुत सारी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ जाते हैं, समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपन्स कि आपके पास, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं इंडिया इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज़ अ ह्यूज पॉपुलस कंट्री, exceedingly big consumption story, and therefore we should look at India from an investment standpoint. ठीक है, वो कैपिटल पूल अट्रैक्ट करता है। उसके बाद फिर I think the biggest advantage that India offered was that there were a bunch of entrepreneurs. The entrepreneurial ecosystem जो with risk taking ability काफ़ी बड़ा पूल है। बहुत सारे ऐसे हैं कि अपना काम शुरू करते हैं, रिस्क लेते हैं एंड देखते हैं क्या होता है, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो द एटीट्यूड एंड अगर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी देखोगे, इंडिया में बहुत बड़ा सेक्टर है। Absolutely. और वो क्या है, वो भी तो ओनर्स ही है ना एट द एंड ऑफ द डे, दे आर आल्सो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स ओनली, राइट। तो वो एक आई थिंक इंडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड। अब वो कमिंग टू योर क्वेश्चन, राइट, अब जब ये सारा व्हेन ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल हो गई, तो एंटरप्रेन्योर्स आल्सो गेट कैरिड अवे, कि चलो ऐसा करते हैं कि राइज और रेज रादर लार्ज पूल ऑफ कैपिटल, और फिर उसको ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं, देन यू गेट इनटू हाई बर्न सॉर्ट ऑफ building the high burn attitude or approach to build the business, वो एक आ जाता है। But I think उनको you should always consider them as part of ecosystem development only. Absolutely. तो वहाँ से लर्न करके वापस आएंगे, तो फिर सोचेंगे कि अच्छा ये तो गलती करी, तो इसको let us just build it in a different way. एक चीज़ का क्रेडिट आप लोग ले सकते हैं वैसे। हाँ। मैंने इनफैक्ट आपकी टीम के साथ भी रिसर्च करते हुए हम लोगों ने भी देखा कि आपने बहुत पहले यूएस मार्केट में जाके लिस्ट किया था, इंडियन मार्केट में आपने अभी तक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं शायद ये एक सिंगल मूव से कुछ रिपल इफेक्ट उठा और यूएस में एक मैसेज गया होगा कि एक इंडियन स्टार्टअप फंड रेस करके आ जाके यूएस में लिस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल है। तो बिल्कुल, स्पेशली द इंटरनेट लेड बिजनेसेस। राइट। तो कोई इंटरनेट, जब हमने यूएस में लिस्ट किया था, तो इंटरनेट लेड बिजनेस कोई भी यूएस लिस्टेड नहीं था। राइट। तो वो जब उनको लगा, और बहुत सारे बिजनेसेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, ग्लोबल बिजनेसेस, वो बहुत इंटरनेट बिजनेस मॉडल के बेस पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी थी। राइट। So when we went from India, so obviously, people saw promise in this industry कि this whole internet ecosystem can develop here also. और उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रो करना बहुत ज़रूरी था। टेलीकॉम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, द बैंडविड्थ एंड like I was saying, पेमेंट गेटवे सिस्टम। अब वो अगर 20 साल पहले की देखो स्टोरी और अब देखो, अब आज हम वर्ल्ड लीडर हैं उसमें। यूपीआई जो आपका प्रोडक्ट है, वो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। राइट। नोबडी एल्स कुड बिल्ड दैट प्रोडक्ट। तो हम काफ़ी आगे निकल गए हैं इसमें अब। तो अब टैलेंट हमारे पास था, लोग हमारे पास थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टैलेंट हमारे पास था। तो वो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ परहैप्स पीपल, द वर्ल्ड रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एंड द टैलेंट पूल अवेलेबल, एंटरप्रेन्योर्स अवेलेबल, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूविंग। तो जब वो सारी चीज़ें आई, तो फिर इकोसिस्टम डेवलप हो गया। वंडरफुल। तो राजेश जी, अगर आपको आज दोबारा मेक माई ट्रिप बनानी होती, राइट फ्रॉम स्क्रैच, व्हाट 3 थिंग्स वुड यू डू? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब पता नहीं 3 है या 30 डिफरेंट थिंग्स हैं, वो पता नहीं। टॉप 3। नहीं, एक तो आई थिंक जो लर्निंग, अगर पिछले 23-24 साल की जर्नी देखा जाए, तो आई थिंक हम लोग लिस्ट थोड़ा जल्दी कर दिया। तो आप, वी वर ऑलवेज ऑफ द व्यू दैट वी बिल्ड द बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, तो थोड़ा टाइम लगता है और स्केल लगता है। तो आई थिंक अगर आप उस रनवे बिफोर यू गो फॉर अ पब्लिक कंपनी, बिकॉज जब आप लिस्ट हो जाते हो तो पब्लिक कंपनी हो जाती है, यू रेज पब्लिक मनी, द एक्सपेक्टेशन, स्क्रूटनी एक्सेट्रा गोज टू अ डिफरेंट लेवल। वो एक लेट स्टेज हो सकती है। जितना लेट स्टेज होए,
उतना अच्छा। अच्छा। हाँ, इन द सेंस दैट अनलेस यू नीड इट, राइट। अगर आप सिर्फ कैपिटल रेज करने के लिए जा रहे हो, आपको और कोई पूल ऑफ कैपिटल अवेलेबल नहीं है, स्पेशली फॉर द न्यू एज इंडस्ट्रीज, बिकॉज अगर आप कंज्यूमर बिजनेस में हो, जब तक आपको रीजनेबल स्केल और साइज नहीं होगा, जब तक आपने प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं कर ली, रोबस्ट बिजनेस नहीं बना दिया, तो उसके पहले करोगे और उसके बाद मार्केट अभी इवॉल्व हो रही है, तो फिर थोड़े कंस्ट्रेंट्स कभी कभी आ जाते हैं। ऑल्दो वी बीन एबल टू मैनेज सम ऑफ देम इफेक्टिवली, बट वो आ सकते हैं। So so I guess the other learnings over the years has also been that some of those, let's say, जैसे हमने IPO किया, पैसे रेज करे, तो हमने उसको डिप्लॉय करना शुरू किया। तो जब भी हमारी लर्निंग ये है, आई थिंक ये इंडस्ट्री वाइड लर्निंग है ओवरऑल, किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, तो जो इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट होती है ना, जैसे आपने एक्वायर कर दी कोई कंपनी या किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आई थिंक वो थोड़ा और सोच समझ के करना चाहिए। हमारी कुछ बेट्स तो बहुत अच्छी गई जो हमने एक्वायर करी, कुछ एक नहीं अच्छी भी गई, तो उसमें एक बड़ी लर्निंग थी कि आप थोड़ा सा और डिफरेंटली सोचो और उसमें यू नो इन्वेस्ट मोर टाइम बिफोर यू टेक दैट डिसीजन रादर देन sort of fast tracking that decision just because you have to deploy that capital. Quickly, एक और सवाल, कॉलेज पास आउट है कोई, आज उसने MBA किया है, लेट्स से, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, पर आपके हिसाब से उसको पहले कॉर्पोरेट में जाके जॉब कुछ साल कर ले एंड देन ही और शी शुड जंप इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या वो सीधे अपना डाइव मार दे, जो होना है तो ऐसे भी होना है? नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। जब हमने शुरू किया था तो सब पहले एक्सपीरियंस से ही आते थे जी। तो उसके भी फायदे और प्रॉज एंड कॉन्स बोथ साइड्स, एंड आई वुड नॉट से आज बहुत सक्सेसफुल जर्नीज हैं जो स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज भी निकल के डेडिकेटेडली विद पैशन एंड हंगर काम कर रहे हैं, फुल कमिटमेंट, and they learn as they go into the business, and they are today success stories, and दूसरी भी examples हैं। Right. तो मेरे हिसाब से I don't think we should judge right and wrong anymore. आप it is a function of a particular individual. आपको कितनी कन्विक्शन है, लेट्स से आपके पास आइडिया है या आपके पास को-फाउंडर है या एक छोटा ग्रुप है who wants to start, अगर तो आप सुप्रीमली कॉन्फिडेंट हो आइडिया के लिए, या आपके पास रिसोर्सेज हैं, या आपके पास आइडिया में लिटिल बिट यू टेस्टेड इन द मार्केट, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, तो कोई हर्ज नहीं है इवन इफ यू आर गोइंग डायरेक्टली इनटू बिजनेस। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है, आप थोड़े एक्सपीरियंस के बाद जाओ कॉर्पोरेट जॉब करके, या आप सीधे जाओ, आपको सोचना लंबा पड़ेगा। Right. आप ये नहीं कह सकते कि यार ये मेरी फैशन स्टेटमेंट है, अभी मैं 1-2 साल करके देखता हूँ फिर देखते हैं क्या होता है। वो बहुत दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द डिजास्टर, दैट यू शुड नेवर। सो बिफोर यू जंप इनटू डूइंग योर ओन थिंग, आप जितना टाइम रिसर्च करना चाहते हो, जितना टाइम सोचना चाहते हो, जितना टाइम गाइडेंस लेना चाहते हो, यू वांट टू ब्रेनस्टॉर्म, यू वांट टू bounce it off with as many people as you want, you should do that. Right. But once you enter the business, अब वो थोड़े एक्सपीरियंस के साथ करो या वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम ज़्यादा लगेगा। Right. तो वो टाइम होराइजन जो है, जब तक आप लंबा नहीं लेके सोचोगे, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, I don't think you should get into doing your own business. Right. तो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, बिकॉज बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आई होप दोबारा कभी आपका टाइम मिले, लेकिन आखिरी सवाल इस सेगमेंट के लिए या आज के एपिसोड के लिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तरफ एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जो इमेंसली टैलेंटेड है, right. जो आपका प्रॉब्लम यू सॉल्व कर सकता है, लेकिन आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ एक ऐसा है जो ओके है, लेकिन आप उसको ट्रस्ट बहुत कर सकते हो, तो आप किसको चुनोगे टीम बनानी है? मैं थोड़ा सा ट्विक करता हूँ ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईली टैलेंटेड, ट्रस्ट फैक्टर नहीं, बिकॉज वो ट्रस्ट तो एक बहुत फंडामेंटल चीज़ है। तो ट्रस्ट तो आई वुड से कि वो तो फंडामेंटल होना चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो पहले तो ट्रस्ट बिल्ड करो,
तब तो आप हायर करो, अदरवाइज आप सेकंड गेस करते रहोगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। बट इसका अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करो तो वो रियल लाइफ सिचुएशन होती है। एक बहुत हाईली टैलेंटेड होता है बट वो नॉट नेसेसरली समटाइम्स टीम प्लेयर होता है, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होता है। राइट। और दूसरी तरफ आपके पास होता है मे बी ही इज नॉट गिफ्टेड ऑन टैलेंट बट ही इज डिसेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज शार्प, ही हैज अ गुड IQ एक्सेट्रा, but he has a very good attitude. So he's a team player and all of that. आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए दोनों चाहिए होते हैं। ओके। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, अगर आपने उसको उस रोल में डाल दिया जहाँ पे कोलैबोरेशन चाहिए तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ना वो होगा ना आपको उसका आउटपुट मिलेगा। बट अगर आपके पास इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का रोल है कि और किसी रिसर्च है फॉर एग्जांपल, आपको किसी और दूसरे आदमी की जरूरत ही नहीं है। राइट। वो सिर्फ अपना टैलेंट उस पर अप्लाई करेगा, अपनी नॉलेज उस पर अप्लाई करेगा एंड ही विल गिव यू द आउटपुट। तो आप साइलो ऑपरेटर को हायर कर सकते हो। वंडरफुल। मतलब आपने आउटराइटली किसी को रिजेक्ट नहीं किया, ये अच्छी बात है लीडर की। नहीं, वो रिजेक्ट का मतलब क्या है, वो इतना हाईली टैलेंटेड है, ही इज जस्ट बिल्ट और मेड फॉर अ डिफरेंट रोल। तो लीडर का काम ये है कि उसको राइट रोल में डालना। लेकिन अगर आपने रोल स्विच कर दिया तब तो सारी टीम ही नाराज हो जाएगी तो काम ही नहीं कर पाएगा। वंडरफुल सर, आई होप दिस कन्वर्सेशन गोज ऑन, लेकिन समय हम लोग के पास, खासकर आपके पास कम है। बट मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको सब कुछ नहीं तो कुछ सीखने को मिला होगा। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जिनके पास इतना ज़्यादा कुछ है शेयर करने को, जिन्होंने जीवन में खुद स्वयं कुछ करके दिखाया है, आप हमारे माध्यम से उनसे मिल सकें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और विल सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस ऑफ यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।